तस्वीर आपको दिख रही है संविधान सभा की, जहां पर 1946 से लेकर 1949 के बीच में भारत के भविष्य का फैसला किया जा रहा था। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि भारत के भविष्य का फैसला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इंग्लैंड में होना था, लेकिन अब समय बदल गया और संविधान सभा के जरिए भारत के भविष्य का फैसला 1946 से लेकर 26 जनवरी के बीच हो गया। हम जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं, नाम है उसका संविधान, और पिछले कुछ दिनों से हमने संविधान के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस किए। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, अर्थात प्रस्तावना के बारे में, कि वो क्या चीज़ होती है और उसमें उल्लेखित जो कुछ टर्म्स हैं, यानी कि जो की वर्ड्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, और कैसे उन वर्ड्स को किन आर्टिकल्स के जरिए हम तक पहुंचाया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ओके, तो ये बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर है जिसमें संविधान सभा में कई सदस्य बैठे हैं, एक एक करके संबोधित भी कर रहे होंगे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। फिलहाल इस तस्वीर में हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं यहाँ। ठीक है, बाकी सदस्य को तो नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन ये भारत के भविष्य का फैसला यहाँ पर हो रहा था। ठीक, आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे किसमें, अपने प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में, और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना क्या चीज़ है और इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक, तो प्रियम्बल को कहते हैं प्रस्तावना। इसका मतलब होता है एक प्रकार का परिचय या इंट्रोडक्शन, कि इस संविधान की, इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, पिछले एग्जाम में उत्तराखंड आरओ में, कि प्रियम्बल को किस आधार पर रखा गया है, तो उसका आंसर क्या था, यही था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अच्छा, क्या हमारी प्रस्तावना भी संविधान का पार्ट है? तो इसका जवाब है हाँ। वो ऐसे, अगर पार्ट नहीं होती तो फिर इसमें संशोधन कैसे किए जा सकते थे? संशोधन किए जा सकते हैं, इसका तात्पर्य ही यही है कि ये भी किसका भाग है, संविधान का। ओके, तो इट इज़ अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में एक लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें किए गए थे। उन्हीं में से एक है प्रियम्बल में किया गया अमेंडमेंट, जिसमें 3 टर्म्स जोड़े गए, 3 वर्ड्स जोड़े गए, समाजवाद, ये हो गया आपका सेक्युलर अर्थात पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी। ओके, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि प्रस्तावना एक बार आप पूरी रीड कीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे। एक बार मेंस वाले एग्जाम में प्रस्तावना लिखने के लिए आ गई थी, वर्ड टू वर्ड, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो कुछ बात मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इसके बाद मैंने डॉट 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 लगा रखे हैं, इसका मतलब कई चीज़ें और लिखी होंगी उसमें। अंतिम शब्द इसके हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें यह बात भी लिखी है कि हम लोग इसको अंगीकार करते हैं नवंबर के 26वें दिन को। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रियम्बल में इस प्रकार से लिखी गई हैं, और इसमें जो की वर्ड्स हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं उन वर्ड्स की थोड़ी थोड़ी, और आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स आखिर क्या है। तो देखिए, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल, और पहला वर्ड है इसमें सोवरेन, जिसका मतलब होता है संप्रभु, अर्थात भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि उसके ऊपर ना तो किसी का कोई दबाव है, ना ही वो किसी का डोमिनियन है। नाउ इंडिया इज़ फ्री टू टेक देयर अफेयर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। ओके,
तो इस प्रकार से भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। ऐसी बात किसमें लिख दी गई, प्रेम्बल में। ओके, ये घोषणा रही होगी बहुत ज़बरदस्त कि भारत एक क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके ऊपर भारत किसी का डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, और जो भी इसके मामले हैं उसको, उन सबको स्वयं भारत ही क्या करेगा, उसकी देख रेख करेगा। ठीक। दूसरा शब्द है समाजवाद, जो कि ओरिजिनली जब प्रियम्बल लिखा गया था तो उस समय ऐड नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। लेकिन इसके मीनिंग्स हमको समझने होंगे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लिटरल मीनिंग खोजें समाजवाद का, तो समाजवाद से तात्पर्य किस चीज़ का है कि जैसे भारत में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अर्थात जितने भी क्या हैं, रिसोर्स से मतलब समझ रहे हैं, संसाधन जो मौजूद हैं, उन सब पर भारत में रहने वालों का इक्वली अधिकार है। ठीक। यहाँ बहने वाली नदियाँ, यहाँ चलने वाली हवाएं, यहाँ से मिलने वाले जो भी खनिज संसाधन हैं, उस पर किसका अधिकार है, यहाँ रहने वाले लोगों का, और उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन समाजवाद की जो अवधारणा है ये रूस से ली गई है, रशियन कॉन्सेप्ट है ये। आपको याद ही होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रभाव देखते हैं कि हमको अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखने को मिला, और कई सारे युवा इससे प्रेरित थे, खासतौर पे भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स थे वो। बाद में जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद से काफ़ी प्रेरित हुए, और आज़ादी के बाद उन्होंने रशियन मॉडल को विकास का मॉडल अपनाया। 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो समाजवाद का ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। समाजवाद मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टेट है उसका अधिकार रहेगा किस पे, यहाँ के संसाधनों पर, और वो उसका प्रोडक्शन करेगा और समाज में इक्वल रूप से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और हम देखते हैं कि 1991 में हम इसमें देखते हैं कि 3 फीचर्स जोड़े गए, LPG वाले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि समाजवाद वाले कॉन्सेप्ट में निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने जैसी हैं। तो ये हो गया कि आपका समाजवाद जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो भारत समाजवाद देश है जिसमें मार्क्सिस्ट विचारधारा भी नज़र आती है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा भी नज़र आती है। अधिकतर इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं किसकी, सेक्युलर की। सेक्युलर हिंदी में इसको आप धर्मनिरपेक्ष, और उससे भी अगर हम विस्तारित करें उसको, तो हम इसको पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष। अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अपने धर्मों, पंथ और उन सब के आचरण का पालन कर सकते हैं। गारंटी कहाँ से मिल रही है इस सेक्युलर होने की, ये मिल रही है हमको फंडामेंटल राइट के जरिए। आपको याद होगा जो रिलीजियस फ्रीडम वाले राइट हैं 25 से लेकर 28 के बीच में, वहाँ पर ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगर मैं इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे मान लीजिए दिवाली का त्यौहार है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं एक दिन पहले कि समस्त देशवासियों को दिवाली की बधाई। या अगर ईद है, मुसलमानों का त्यौहार, तब भी संबोधन क्या किया जा रहा है, समस्त देशवासियों को ईद की बधाई। ये जो स्टेटमेंट हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के, ये किसकी घोषणा है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए क्या हैं, एक समान है। दिस इज व्हाट वी हैव द सेक्युलरिज्म, दिस इज व्हाट वी हैव द पंथ निरपेक्ष। ठीक, राजा का कोई धर्म नहीं होगा, राजा यहाँ पर कहना मुझे नहीं चाहिए, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, चाहे हिंदुओं के त्यौहार हों, चाहे मुसलमानों के त्यौहार हों। अब जैसे आज के दिन क्रिसमस है, तो क्या सिर्फ ईसाइयों को बधाई दी जाएगी? जी नहीं, समस्त देशवासियों को बधाई दी जाएगी। ये है संबोधन किस चीज़ का, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष क्या है, राष्ट्र है। इसका मतलब यहाँ पर ये है। और सेक्युलर का मतलब यहाँ पर ये भी है
कि सभी को अपने धर्म और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको प्रचार करने, उसके आचरण को व्यवहार में लाने का पूरा पूरा अधिकार है। ये सारी बातें आपको फंडामेंटल राइट के 25 से 28 वाले आर्टिकल्स में पूरी तरीके से समझाई गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा शब्द है इसमें डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी के लिए ही तो लड़ाई हो रही थी। आपको याद होगा कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है इसके दो पहलू हैं, एक किससे लड़ी जा रही है और दूसरा था किस लिए लड़ी जा रही है। भारत को दरअसल एक प्रजातंत्र बनाना है, इसलिए लड़ी जा रही थी, ये भी एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना कि नहीं बना? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी को डिफाइन तो अब्राहम लिंकन ने किया ही था, ठीक है ना। तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ये तय करता है कि जो शासन करने वाले लोग हैं, यानी कि जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, वो कौन होने चाहिए, इसको चुनने का अधिकार किसको है? भारत की जनता को है। दैट इज डेमोक्रेसी, है कि नहीं? तो भारत एक प्रजातंत्र देश है, एक क्या है? लोकतंत्र है। तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। किसको अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है हमने। तो क्या डेमोक्रेसी का उदाहरण सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है? नहीं। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अमेरिका को हम क्या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते? बिल्कुल कहेंगे। वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और भारत में कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक, तो ये होगी कि आपका डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, इसका उदाहरण है। किताबों में किसी और भी तरीके से इसमें समझाया गया है, मैं आपको एक व्यवहारिक रूप से समझा रहा हूँ ताकि सिर्फ किताबों तक ही मामला सीमित ना रहे, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। रिपब्लिक का शाब्दिक अर्थ होता है गणतंत्र। तो भारत क्या है? गणतंत्र है कि नहीं है? बिल्कुल गणतंत्र है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आपको पता चलेगा कि भारत में ऐसे कई सारे पुराने पुराने गणराज्य थे महाजनपद काल में, जहाँ पर कई जगह गणतांत्रिक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। जैसे कि लिच्छवी गणराज्य नाम याद होगा आपको। तो ये कोई नई बात नहीं थी भारत के लिए, ये तो पहले से ही स्थापित था। लेकिन ऑन द मॉडर्न लाइंस, संविधान के अनुरूप भारत को गणतंत्र स्थापित किया गया। तो भारत क्या है? अपना गणतंत्र है। गणतंत्र की खास बात क्या होती है? उसका एक मुखिया होता है। तो भारत गणतंत्र का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति इसका मुखिया होता है। स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। वी कैन से दैट इंडिया हैविंग टू हेड्स, वन इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड वन इज द हेड ऑफ द स्टेट। So head of the state is president and head of the government is prime minister. In the same lines, we have two pairs of government, one is union government and one is a state government. So in the individual state, the head of the state is supposed to be governor and the head of the head of the government of the state shall be chief minister, on the same lines. So in this we have, भारत क्या है? एक गणतंत्र है जो क्या है? जिसका एक मुखिया होगा अर्थात राष्ट्रपति। ओके, प्रियम्बल में जस्टिस की बात भी लिखी गई है, अर्थात न्याय। कुछ 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक, इस कीवर्ड्स को मैं चाहता हूं, जस्टिस वाले कीवर्ड को आप लोग खुद अपने स्तर से पढ़ें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, है कि नहीं? लेट मी नो हाउ मच ऑफ यू पीपल आर एंगेज विद माई लेक्चर। और आपको सारे सुझाव देने का भी अधिकार है, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ओके, कि मैं और क्या बदलाव करूं। फिलहाल आपको मैं किताब पढ़ने से पहले की जानकारियां दे रहा हूं ताकि किताब आपको आसानी से पढ़ने में समझने में आ जाए। ठीक, अब बात करते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी के अंतर्गत ही किसको डिफाइन किया गया है? इंटीग्रिटी को। और ये शब्द भी जो हमने देखा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद है ना आपको?
इक्वलिटी ऑफ व्हाट, इक्वलिटी के संबंध में आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के जरिए हम तक इक्वलिटी पहुंचाई गई है। जैसे आर्टिकल 14 टू 18 जब आप पढ़ेंगे तब आपको इक्वलिटी का मतलब पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो है वो दरअसल समानता का अधिकार है। तो जो बात प्रेम्बल में लिखी गई है इक्वलिटी की, उसको दरअसल हमको अच्छी तरीके से, यानी कि डिटेल में कहाँ पे समझ में आएगी बात, फंडामेंटल राइट के 14 टू 18 आर्टिकल के बीच में, राइट टू इक्वलिटी, है ना। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18 और 14वां खुद रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, और जन्म स्थान, लिंग और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये सारी बातें आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। 15वां और 16वां आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं रिजर्वेशंस को लेकर, नए क्लॉज जोड़े गए हैं। जैसे EWS वाला कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा 15 का क्लॉज 4 और 16 का क्लॉज 4 में। ठीक है, फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसी प्रकार से 16, 17, 18 ये सारे किसको डिफाइन करते हैं, इक्वलिटी को। तो जो बात यहाँ पर सिर्फ लिख दी गई है इक्वलिटी प्रेम्बल में, दरअसल उसकी व्याख्या बाद में हमको देखने को मिलेगी कहाँ, फंडामेंटल राइट में, DPSP में। आर्टिकल 39A भी आप यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, कि किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति का भी क्या है, स्वतंत्रता है। ये बात भी डिफाइन किस में करी गई, आर्टिकल 19 में करी गई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे राज हमारे प्रेम्बल में ही मौजूद हैं, और उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने संविधान को पढ़ते हुए, वहाँ पर ये सारे राज आर्टिकल के जरिए खुल के आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रही प्रस्तावना और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स। इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, और इसमें कई सारी और अच्छी तरीके से व्याख्याएं की गई हैं। किसी भी किताब को उठा सकते हैं आप, है ना, M लक्ष्मीकांत उठा सकते हैं, आप 11th-12th की NCERT उठा सकते हैं, बेयर्स एक्ट उठा सकते हैं, DD बासु उठा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज प्रेजेंट इन द मार्केट। ठीक है, किसी एक को उठाइए, उसको सही ढंग से क्या कर लिए, यूटिलाइज कीजिए। यानी कि हमें रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कितना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास मौजूद है ये मायने नहीं रखता, हाउ यू यूटिलाइज योर मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस लेक्चर को आप सुनिए, समझिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, so that I can improvise in my next lectures. Okay, take care and happy Christmas. Thank you.